नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुनीश मीणा, केंद्रीय विद्यालय CTPP छबड़ा। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने कक्षा 12वीं की हिंदी केंद्रित विषय से उषा कविता, जो कि शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित है, लेकर उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, यादों के झरोखे से मैं आपके साथ में चर्चा करूँगा शमशेर बहादुर सिंह जी के जीवन को लेकर के। प्यारे बच्चों, शमशेर जी का जन्म 13 जनवरी को देहरादून आधुनिक उत्तराखंड में हुआ और निधन सन 1993 को दिल्ली में। प्रकाशित रचनाएं इनकी कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात भूलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन, साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान। प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी एक बिंबधर्मी कवि है, जो कि अपने आप में हिंदी साहित्य जगत में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। जीवन परिचय। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक खास पहचान है। देहरादून में जन्मे कवि शमशेर की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद प्रयागराज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सन 1977 में चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जो ज़रूरत है, विशेष रूप से कि नई कविता के समर्थक थे और चुका भी हूँ नहीं मैं कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। काव्यगत विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के नज़दीक रहने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत जीवंत लगते हैं। प्रस्तुत कविता में प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्र उकेरा गया है। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा ऐन्द्रिय और ऐन्द्रियतर की है। प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह की भाषा एवं शैलीगत विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। आइए उन्हें भी जान लेते हैं। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। शमशेर की यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है। कथा और शिल्प दोनों स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया गया है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने शमशेर बहादुर सिंह जी की कुछ काव्यगत विशेषताएं और शैलीगत विशेषताओं को जाना और समझा। आइए कविता पढ़ने से पहले कविता का केंद्रीय भाव देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता उषा में सूर्योदय के ठीक पहले की पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है, जो गांव की सुबह से जुड़ती है। वहाँ सिल है, राख से लीपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालीमा को चीरकर आने का एहसास कराती उषा। प्यारे बच्चों, आइए अब कविता का आनंद लेते हैं। कविता का पहला काव्यांश। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रातः नभता
बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कितनी अद्भुत प्रस्तुति है प्यारे बच्चों। शमशेर बहादुर सिंह जी बताते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में कहें तो इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो कोई गीला चौका है। यहाँ चौका नमी के कारण गीला लगता है। काव्यांश से संबंधित कुछ विशेष बातें जान लेना बेहद जरूरी है, तभी जाकर के कविता पूर्ण मानी जाती है। कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार की छटा दृष्टव्य है। कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। सरल व सहज शब्दावली के प्रयोग से ग्रामीण परिवेश सजीव हो उठता है। नए उपमानों एवं बिंबों का सरल रूप में प्रयोग हुआ है। कुछ प्रश्न है जो कि आपके विचारार्थ प्रस्तुत है। प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है तथा क्यों? कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? आइए आगे बढ़ते हैं। काव्यांश नंबर 2। बहुत काली सिल जरासी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। बहुत काली सिल जरासी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कितनी बेहतरीन कल्पना की गई है कवि के द्वारा। यहाँ पर कवि जैसे पूरी तरीके से कल्पना लोक में गोते लगा रहा हो। कवि ने प्रातःकाल का वर्णन करते हुए कहा है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा फैल जाती है। ऐसा लगता है मानो काले रंग के सिल को लाल केसर से धो दिया गया हो। प्रस्तुत कवितांश में कवि ने बताया है कि अंधेरा काली सिल की तरह तथा सूरज की लालिमा केसर के समान लग रही है। कवि बताता है कि उषा काल में वातावरण ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो। बेहतरीन प्रस्तुति कवि के द्वारा की गई। अब इस काव्यांश के बारे में विशेष बातें और उस काव्यांश से संबंधित प्रश्नों की बारी है। आइए देखते हैं। कवि ने प्रातःकाल का मनोहारी वर्णन किया है। संपूर्ण कवितांश में उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा देखने योग्य है। संपूर्ण कवितांश में मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। नवीन बिंबों एवं उपमानों का प्रयोग काव्यांश की शोभा में चार चांद लगाता है। कवि ने सहज सरल एवं साहित्यिक खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति की है। प्यारे बच्चों, काव्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने किस समय का चित्रण किया है? कवि काली सिल और लाल केसर के माध्यम से क्या कहना चाहता है? कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है? प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में काव्यांश नंबर 3 एवं अंतिम काव्यांश के रूप में बेहतरीन काव्यांश है, जिसे सब लोग आनंद लीजिए, सुनिए और समझिए। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। पुनः पढ़ते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। प्यारे बच्चों, देखिए कितनी बेहतरीन कल्पना है। कवि ने उषा काल के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो किसी गौरी सुंदरी की देह नीले जल में हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत हो रहा है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। विशेष बातें। कवि ने उषा काल का मनोहारी दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत काव्यांश में माधुर्य एवं प्रसाद गुण का विशेषतः प्रयोग हुआ है। नील जल में हिल रही हूँ में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण कवितांश में मुक्तक शैली मुक्त छंद का प्रयोग
किया गया है। कवि ने सहज, सरल एवं साहित्यिक खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति की है। काव्यांश से संबंधित प्रश्न: गौरी देह के झिलमिलाने की समानता किससे की गई है? उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू टूटने से क्या तात्पर्य है? और अंत में प्यारे बच्चों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपके साथ में सुझाव रूप में पेश करना चाहूँगा कि किसी भी कविता से संबंधित संपूर्ण जानकारी करने के लिए सबसे पहले कवि के मिजाज को या कवि के स्वभाव को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बात करें शमशेर बहादुर सिंह जी की, ये प्रगतिवादी और प्रगतिशीलता दोनों बातें इनके अंदर है। और ये मुख्य रूप से बिंब धर्मी कवि है, यानी बिंबों का इन्होंने विशेष रूप से प्रयोग किया है। आपने देखा काली सिल की बात की, गीले चौके की बात की, स्लेट की बात की, लाल केसर की बात की, अद्भुत प्रस्तुति रही इनकी। तो इस प्रकार से कविता का सरल अर्थ आपको पता होना चाहिए। बार बार पढ़ने पर कविता अपनी बात स्वयं कहने लगती है और इसके साथ कविता में आए हुए विशेष बिंदुओं को नोट करके उन्हें याद कर लेना चाहिए कि विशेष बातें कौन कौन सी है। इस आधार पर आप काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुति कैसी लगी? प्रस्तुतिकर्ता मुनीश मीना, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय CTPP छबड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।